तो आइए चलते हम लोग हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक जो है वह किससे रिलेटेड है? तो हमारा आज का पहला टॉपिक है सेलिब्रेटिंग द अननोन एंड द अनसंग। यही है अल्लारी सीताराम राजू जो है, यही है अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। और अभी यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी इनकी जयंती मनाई गई है और हमारे देश मतलब 1922 में रंपा विद्रोह स्टार्ट हुआ था, उसके भी 100 साल पूरे हो गए हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो कल गए थे और इनकी प्रतिमा का अनावरण किया था, तो इसीलिए यह चर्चा में है। तो आइए जानते हैं क्या है, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई यानी कल को आंध्र प्रदेश के भीमावरम शहर में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर उनकी 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यहां पर कुछ एक चीजें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए। भीमावरम शहर आंध्र प्रदेश का, अल्लूरी सीताराम राजू स्वतंत्रता सेनानी है, इनकी 125वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। और इस अवसर पर 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, यानी यहां पर भीमावरम शहर में इनकी 30 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा को लगाया गया है और उसका इनॉग्रेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है 4 जुलाई यानी कल को, ठीक है। आइए आगे चले हम लोग। तो देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे सरकार के द्वारा आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर अपने जितने भी मंत्रालय हैं, उनके विभाग हैं, उनको यह कहा गया है कि आप आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कीजिए और देश की जनता को बताइए कि आपके मंत्रालय की, आपके विभाग की क्या उपलब्धियां रही है पिछले 75 सालों में, हमने कहां से स्टार्ट किया था और आज हम कहां हैं, ठीक है। वही है आजादी का अमृत महोत्सव। तो आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के तहत 15 टन वजन की 30 फुट ऊंची इस प्रतिमा को 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, ठीक है। इसमें खर्च कितना आया है? 3 करोड़ रुपए आया है। इसका वजन कितना है? तो इसका वजन 15 टन है, ठीक है, और 30 फुट ऊंची है यह प्रतिमा। तो यह आजादी के अमृत महोत्सव समारोह सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके तहत इसका अनावरण किया गया है। और चूंकि इनकी जयंती 125वीं है तो उसके लिए भी यह सबसे उचित अवसर था कि एक स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान दिया जाए और देश के सभी लोग जाने कि इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने में अपनी कितनी महती भूमिका अदा की थी। आमतौर पर रंपा विद्रोह के विषय में सिर्फ वही लोग पढ़ते हैं जिनको एग्जाम्स वगैरह देना होता है, या देश में, हमारे देश में आदिवासी विद्रोह की एक लंबी परंपरा चलती है, ठीक है। और उसी परंपरा के तहत चाहे आप देखिए संथाल विद्रोह हुआ हो, मुंडा विद्रोह हुआ हो, कोल विद्रोह हुआ हो, ठीक है, ये सारे विद्रोह जितने हैं वो हमारे देश में आदिवासी विद्रोह के, जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत आए हैं। और ये सारे विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा जो दमनकारी नीतियां लाई गई थी उसके विरोध में हुई थी, ठीक है। इसे भीमावरम के ASR नगर में नगर निगम पार्क में क्षत्रिय सेवा समिति द्वारा स्थापित किया गया है। यह जो प्रतिमा जिसका अनावरण प्रधानमंत्री ने किया है, तो इसे भीमावरम पार्क में नगर निगम पार्क जो है वहां क्षत्रिय सेवा समिति के द्वारा किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बीवी हरिचंदन, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी भी उपस्थित थे। साथ ही साथ फिल्म अभिनेता चिरंजीवी भी वहां पर उपस्थित थे, ठीक है। अब देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के साथ ही वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम को भी प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में लोगों को बताना है। इसके साथ ही रंपा विद्रोह के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने अगर RRR मूवी देखी होगी तो वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड थी। अल्लूरी सीताराम राजू और उनके जो एक मित्र थे कोमाराम भीम, उन दोनों के ही ऊपर है जो रोल प्ले किया है। एक का NTR ने और एक का रोल प्ले किया है रामचरण तेजा ने। तो RRR मूवी इसी रंपा विद्रोह पर ही आधारित है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलें आगे। अब देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू और रंपा विद्रोह, हम लोग जानते हैं कि रंपा विद्रोह क्या है, कैसे हुआ यह विद्रोह का प्रारंभ। तो देखिए, मयनम वीरडू, वन के नायक, ये नाम याद रखिएगा, मयनम वीरडू अर्थात वन के नायक के नाम से लोकप्रिय अल्लूरी सीताराम राजू को उनके उपनाम अल्लूरी के से भी जाना जाता है, ठीक है। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को
तत्कालीन विशाखापत्तनम जिले के पंडरंगी गांव में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1897 4 जुलाई को विशाखापत्तनम के पंडरंगी गांव में हुआ था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट था विशाखापत्तनम और पंडरंगी गांव। इनके माता पिता का नाम वेंकट रामाराजू और सूर्य नारायण अम्मा था और यह लोग मूल रूप से पश्चिम गोदावरी जिले के मोगल्लू के रहने वाले थे। ठीक है, यानी पश्चिम गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है मोगल्लू, मूल रूप से यह इनका एंसेस्ट्रल होम जो था वो वही था। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि अल्लूरी सीताराम राजू को बचपन से ही देश के प्रति विशेष लगाव था, हमेशा ये देशभक्ति की बातें किया करते थे। ठीक है, और इनका आसपास देशभक्ति, और चूंकि इस समय जानते हैं कि हम लोगों के ऊपर ब्रिटिशर्स का हुकूमत हुआ करता था, तो देशभक्ति की बातों से इनके बाल मन पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इनके पिता की मृत्यु के बाद यह जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे स्कूल में, चूंकि पिता जो थे कमाने वाले थे, इनकी स्कूली शिक्षा बाधित हो गई और वे फिर वहां से पढ़ाई लिखाई छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। ठीक है, और किशोरावस्था के दौरान उन्होंने पश्चिमी भारत का, उत्तर पश्चिमी भारत का और उत्तर पूर्वी भारत का दौरा किया। उसी दौरान यह तीर्थ यात्रा के क्रम में वेस्टर्न इंडिया भी गए, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया भी गए, नदर्न इंडिया भी आए और जाना कि क्या है चीजें। ठीक है, अब क्या है कि ब्रिटिश शासन काल जब आया तो ब्रिटिश का आप लोग जानते हैं वो सिर्फ दोहन करना जानते थे। क्यों? क्योंकि हम उनके उपनिवेश थे, वो यहां से उठा करके धन ले जाते थे। आप अगर पढ़िएगा किताब एनसीईआरटी वगैरह अगर पढ़ेंगे इतिहास का, तो उसमें लिखा हुआ है बिपिन चंद्रा की किताब में कि ब्रिटिशर्स का क्या काम था, तो वह चुंबक की तरह गंगा के नदी के किनारे स्थित संसाधनों को उठा करके टेम्स नदी के किनारे जाकर के जमा करते थे। यानी यहां से सारे संसाधनों का, पैसों का दोहन करके ले जाते थे। कहा जाता है कि जब बंगाल पे उन्होंने अधिकार किया और जब लड़ाई हुई प्लासी का युद्ध के बाद, जब नवाब बंगाल के हार गए, तो 60 किश्तियों में सोना भर करके, चांदी भर करके बंगाल से लंदन भेजा गया था। सोचिए कितनी मात्रा में वो धन लेकर के वो लोग गए थे। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या है कि ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया ब्रिटिश शासन ने, कि आदिवासियों की अपनी एक अलग पहचान होती है, उनकी अपनी एक सामाजिक स्थिति होती है, सोशल स्टेटस, सोशल नॉर्म्स उनके अपने होते हैं। इकोनॉमिक जो है आदिवासियों की, आप जानते हैं उनकी व्यवस्थाएं एकदम अलग है, आम जो शहरी होते हैं उनसे उनकी परंपराएं, उनके आर्थिक व्यवस्था, उनका सामाजिक व्यवस्था एकदम अलग होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इन यात्रा जब यह कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू, तो यह यात्रा के दौरान बांग्लादेश भी गए थे, चटगांव में भी गए थे और वहां क्रांतिकारियों से जाकर के मिले। ठीक है, और फिर जब वो वहां से लौटते हैं तो उसके बाद वो अंग्रेजों के द्वारा जो दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही थी उसके खिलाफ खड़े होते हैं। ठीक है, और उसके खिलाफ आंदोलन करने का यह मन बना लेते हैं। विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के साथ वन क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों की एक विशाल सेना यह संगठित करते हैं और फिर अंग्रेजों के खिलाफ सामने से यह हमला करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए यह जो विद्रोह इनका प्रारंभ हुआ था, इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण क्या था? तो सबसे मुख्य कारण था 1882 का मद्रास वन अधिनियम। ठीक है, 1882 में अंग्रेजों के द्वारा मद्रास वन अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम की मदद से जो स्थानीय वनवासी थे उनको वन संसाधनों का उपयोग करने से रोक दिया गया। साथ ही साथ पोर्डू नामक जो झूम कृषि पद्धति है उस पर रोक लगा दी गई। दक्षिण भारत में किया जाता है, पोर्डू झूम कृषि पद्धति है। ठीक है, तो वो कृषि पद्धति ये ऐसी होती है कि एक फसल होने के बाद पूरे खेत में आग लगा दी जाती है, फिर उसको परती छोड़ दिया जाता है, फिर उस पर खेती की जाती है, तो उसे झूम कृषि कहते हैं। कृषि के विभिन्न रूप होते हैं। गहन निर्वहन कृषि जो होती है, जो हमारे देश में या कह लीजिए साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कृषि की जाती है वो गहन निर्वहन कृषि का उदाहरण है। ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर का उदाहरण है। और विदेशों में जो किया जाता है
विकसित देशों में, वो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का उदाहरण है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एग्रीकल्चर में फर्क क्या होता है कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग लगे हुए होते हैं और जितनी अनाज का उत्पादन होता है उससे पहले वो खुद की पूर्ति करते हैं और जो बचता है फिर वो मार्केट में बेचते हैं। जबकि विदेशों में क्या होता है कि बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, वहां मशीनों की सहायता से 1 या 2 व्यक्ति ही पूरी फार्मिंग करते हैं और वो जो अनाज आता है उसको वह सीधे एक्सपोर्ट करते हैं या मार्केट में बेचते हैं। ये सबसे बड़ा फर्क है विकसित और विकासशील देश के कृषि पद्धति में। उसी में से एक कृषि पद्धति जो है झूम कृषि है, एक कृषि पद्धति ट्रक फार्मिंग है, ठीक है। तो ये सारी बागाती कृषि है, बहुत तरह की कृषि पद्धति है, ज्योग्राफी की क्लास में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो हुआ क्या कि पोडो कृषि पद्धति जो था उस पर भी अंग्रेजों ने रोक लगा दिया, वनवासियों को वन से लकड़ी काटने पर भी रोक लगा दिया और इन्हीं सब को लेकर के ये जो 1882 का मद्रास वन अधिनियम था और इसी के आधार पे वनवासियों को वन का मतलब उपयोग करने से रोक दिया गया। यह एक तात्कालिक कह लीजिए या प्रमुख कारण बना जिसे यह विद्रोह चला, ठीक है। उत्तर पूर्ववर्ती पूर्वी गोदावरी जिले के रामपचोवडावरम वन क्षेत्र में रंपा विद्रोह या मन्यम विद्रोह का जन्म हुआ। वह क्यों हुआ? तो क्योंकि 1882 का जो मद्रास वन अधिनियम आया था उसने वहां के स्थानीय वनवासियों को वनों के उपयोग से वंचित कर दिया। उनकी जो अपनी कृषि पद्धति थी, पोडो कृषि पद्धति, झूम कृषि पद्धति का एक रूप नाम है, उसको बंद कर दिया। इसी वजह से अब जो आदिवासी थे वो इनके नेतृत्व में अल्लारू सीताराम राजू के नेतृत्व में खड़े हुए और नींव पड़ी रंपा विद्रोह या मन्यम विद्रोह को, ठीक है। शुरुआत में इस विद्रोह के जो नेता जिनमें अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम थे, इन लोगों ने गांधीवादी पद्धतियों को अपनाया। असहयोग आंदोलन को लेकर के आप कह लीजिए सविनय अवज्ञा, इस तरह के तरीकों का इन्होंने प्रारंभ में उपयोग किया कि हम ब्रिटिशर्स के साथ असहयोग करेंगे, उनके किसी भी ऑर्डर को विनय पूर्वक नहीं मानेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन आगे चल करके इनको पता चला कि इन सब चीजों से ब्रिटिशर्स मानने वाले नहीं है और चूंकि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत यह आता था तो फिर इन लोगों ने गांधीवादी तरीकों को छोड़ करके और फिर जो हिंसक तरीका होता है, क्रांतिकारी तरीका जिसको कहते हैं, उसको अपनाया और अंग्रेजों पर हमले करने लगे, ठीक है। 22 अगस्त 1922 को चिंतापल्ली पुलिस थाना पर 300 से अधिक क्रांतिकारियों के साथ इस श्रृंखला में पहला हमला किया गया था, जब इन लोगों ने गांधीवादी विचारों को त्यागा और हिंसात्मक हमले करने लगे। और इस थाने में जब हमला किया गया चिंतापल्ली पुलिस थाने में, तो इसमें कई हथियार लूटे गए और अल्लूरी की इस कार्रवाई ने उस वक्त की पुलिस और अंग्रेजों को स्तब्ध कर दिया, ठीक है। अचानक से इस प्रकार की कार्रवाई जब हुई तो वहां जितने ब्रिटिशर्स अधिकारी थे, पुलिस अफसर थे, वो सब जो है एकदम स्तब्ध रह गए कि ये कैसा हमला हो गया अचानक से, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। यहां क्या होता था कि यह लोग क्या करते थे, पहले क्या करते थे, जब विद्रोह के दौरान अल्लूरी सीताराम राजू और उनके मित्र क्या करते थे तो लूट की सूची बनाते थे। हमले के बाद स्टेशन डायरी पर अपना सिग्नेचर छोड़ के जाते थे कि हाँ यह हमला हमने किया है, सिग्नेचर करते थे और यही उनकी पहचान बन गई थी। उस समय जब इन्होंने रंपा विद्रोह के तहत जहां जहां भी हमले किए ब्रिटिश अधिकारियों के ऊपर या पुलिस स्टेशन पर हमले किए, तो वहां जब भी वो हमला करते थे, पुलिस स्टेशन से हथियार कारतूस वगैरह लूटते थे, तो वहां स्टेशन थाने में स्टेशन डायरी होती है, उसमें ये अपना सिग्नेचर करके जाते थे, छोड़ करके जाते थे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि मन्यम विद्रोह को जब रोकने में ब्रिटिश सरकार असमर्थ हो गई तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने अपने एक तेज तर्रार अधिकारी टीजी रदरफोर्ड को 1924 में कमिश्नर के रूप में उस एरिया में यानी गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया, पोस्टेड किया। और फिर ये टीजी रदरफोर्ड हैं, इन्होंने जो सीधे साधे भोले भाले ग्रामीण हैं, वनवासी हैं, उनके ऊपर अत्याचारों की श्रृंखला शुरुआत कर दी और बहुत ही क्रूर दमनात्मक कार्रवाई इनके द्वारा की गई। रदरफोर्ड के द्वारा सेना का उपयोग किया गया, ब्रिटिश आर्मी का उपयोग किया गया पुलिस को हटा करके, और ब्रिटिश आर्मी जो है वो आदिवासियों को घरों में घुस करके उनके मतलब फसलों को नष्ट करना, जो भी मिलते थे उनको बुरी तरीके से पीटना, महिलाओं के साथ अभद्रता करना, यह सारी चीजें जब पुलिस के द्वारा यह दमनात्मक कार्रवाई की जाने लगी तो इससे बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए, द्रवित हो गए अल्लूरी सीताराम राजू, और वह इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरकार उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले
कर दिया और 1924 में वह शहीद हो गए। 7 मई 1924 को वह शहीद हो गए। तो यानी आप देख लीजिए कि 1922 से में यह जो रंपा विद्रोह प्रारंभ हुआ था लेकर के 1924 जब तक वो शहीद नहीं हुए तब तक उन्होंने मद्रास वन अधिनियम के तहत जो आदिवासियों को कष्ट पहुंचाया जा रहा था उसका पुरजोर विरोध किया, थानों पे हमला किया और रंपा विद्रोह के नायक के रूप में उभर करके आए और लोगों को यह बताया कि यदि आपके ऊपर अत्याचार अनाचार किया जाता है तो आप उसका विरोध करें। तरीका पहले इन्होंने गांधीवादी अपनाया, लेकिन जब उससे सरकार पर नहीं फर्क पड़ा तो फिर इन्होंने हथियारबंद विद्रोह का तरीका अपनाया। हालांकि इनके पास तीर धनुष वगैरह ही हुआ करते थे, जबकि ब्रिटिशर्स के पास उस समय भी राइफल हुआ करती थी। तो अन्य आंदोलनों की तरह इस आंदोलन को भी ब्रिटिश सरकार ने अपनी ताकत के बल पर, अपनी पुलिस और सेना के बल पे दमन कर दिया इस आंदोलन का। और 7 मई 1924 को अल्लूरी सीताराम राजू शहीद हो गए। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू मात्र 27 साल तक ही जीवित रहे, लेकिन जब तक जीवित रहे अपने युवावस्था में उन्होंने पूरी तरीके से इस विद्रोह को का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को डरा करके रखा। ठीक है, तेलुगु में आप देख तेलुगु भाषी लोग आज भी अल्लूरी का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, सीताराम राजू का, और उनकी पूजा करते हैं। यानी आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु भाषी लोग हैं वह आज भी 125 साल बीत जाने के बाद भी अल्लूरी सीताराम राजू को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसी में आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि संसद के सेंट्रल हॉल में अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा स्थापित की जाए। उन्होंने यह लिखा है, यह डिमांड की है प्रधानमंत्री से कि संसद के केंद्रीय भवन में, केंद्रीय कक्ष में अल्लूरी सीताराम राजू की भी एक मूर्ति स्थापित की जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इन्होंने भी अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था और एक आदिवासी विद्रोह का बहुत सफलतापूर्वक इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, इस प्रकार अगर देखिए तो अल्लूरी सीताराम राजू जी की 125वीं जयंती व रंपा विद्रोह के शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा देश के महान सपूत को दिया जाने वाला यह सम्मान हमारे महान क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की एक श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने जो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया, यह एक महान क्रांतिकारी को अपने यानी राष्ट्र के तरफ से कृतज्ञ श्रद्धांजलि है कि आपकी वजह से कहीं ना कहीं भारत आजाद हो पाया और आज हम खुले तौर पर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और समावेशी विकास को अपने में समाहित किए हुए हैं। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। हमारा एमसीक्यू क्या है? तो एमसीक्यू है, रंपा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रंपा विद्रोह का प्रमुख कारण 1885 का मद्रास वन अधिनियम था। दूसरा है, इस विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम ने किया। तीसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को आंध्र प्रदेश के भीमावरम शहर में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर उनकी 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। कौन सा कथन सही है? जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग।